हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है जिसमें ऑलरेडी हम लोग चार्जेस के बारे में बात कर चुके हैं, कूलम्स लॉ के बारे में बात कर चुके हैं, और कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। देखो, हम लोग को पता है कि अगर मान लो दो चार्जेस है हमारे पास, तो दो चार्जेस के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ अवेलेबल है। जैसे मान लो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जब ये चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो इनके बीच का जो फोर्स होगा, अगर ये वैक्यूम में रखे हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। और अगर ये वैक्यूम में नहीं है, किसी मीडियम में है, तो यहाँ पे K आ जाएगा। K उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि ये वैक्यूम में रखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। लेकिन अगर मान लो दो से ज्यादा चार्जेस है, तब क्या? और अगर दो से ज्यादा चार्जेस हों और एक पर्टिकुलर चार्ज पर अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, तब हमको उसका क्या करना चाहिए, ये हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पे तीसरा चार्ज है Q3, यहाँ पे चौथा चार्ज है Q4। इस तरह के चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं। अब अगर मैं मान लूँ या इस पर्टिकुलर चार्ज Q1 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से फोर्सेस लगेंगे, या सिंप्लिसिटी के लिए इसको चार्ज Q0 मान लेते हैं, इसको चार्ज Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, Q3 मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हमारे पास है, राइट। तो अगर मैं ये आपको पूछूं कि भाई इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे? देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि आप एक एक चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये चार्ज इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, इस बात का इस पे फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी चार्जेस वहां पे है कि नहीं है, ये अपना काम करेगा, भले ही ये दोनों चार्जेस हो या ना हो। तो ये आप इसके वजह से इस पर फोर्स निकाल लो, और ऐसे निकालो कि ये दोनों है नहीं वहां पे। फिर आप Q2 की वजह से फोर्स निकाल लो, इसके ऊपर कितना लग रहा है। फिर Q3 की वजह से इस पर फोर्स निकाल लो, इंडिविजुअल सारे चार्जेस का फोर्स इस पर निकाल लो, ठीक है। और उसको कैलकुलेट करते समय आप ये देखो कि बाकी लोग नहीं है वहां पे, इनसे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसे मान लो ये दोनों नहीं होते और Q1 इस पर फोर्स लगा रहा होता, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R² यूज कर लो, इसका फोर्स निकल गया। वैसे ही इसके समय इन दोनों को भूल जाओ, इसका फोर्स निकाल लो, इसका फोर्स निकाल लो, और चार्जेस होंगे तो उन सबका फोर्स निकाल लो। और आपको सिंपली क्या करना है, उन सारे फोर्सेस को ऐड कर देना। लेकिन आपको ऐड करते समय यह ध्यान रखना है, जब आप फोर्सेस को ऐड कर रहे हो तो वेक्टर एडिशन होना चाहिए, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को ऐड कर रहे हो तो वेक्टर के रूल के हिसाब से ऐड होना चाहिए, समझे। तो इसका मतलब ये कि ये वाला जो आपका चार्ज है वो इस पर फोर्स कहाँ एग्जर्ट करेगा, बताओ। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये इसको रिपेल करेगा, राइट, और इस डायरेक्शन में इस पर ये फोर्स एग्जर्ट करेगा। इस फोर्स को हम F1 बोल देते हैं, समझ में आ रहा है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा एंड दिस विल बी, ये आपका F1 है और ये आपका F2 हो जाएगा। डायरेक्शंस देख लेना, ऐसे है, ये है F2 और ये फोर्स आपका जो है वो F3 हो जाएगा। आपके पास तीन फोर्सेस के वेक्टर है, F1 और F2 और F3। तो इसका मतलब Q0 चार्ज पे टोटल तीन फोर्सेस लग रहे हैं, और टोटल फोर्स आपको क्या करना है, इन तीनों का वेक्टर एडिशन। एंड आई होप दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हो ये ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो टोटल फोर्स जो होगा वो इस Q0 पे, सो टोटल या फिर नेट फोर्स हम लिख देते हैं, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 दैट इज F नेट इज इक्वल टू, एक तो ये फोर्स लगा रहा है F1 प्लस F2 प्लस F3, और अगर मान लो और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, सो डॉट 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 डॉट, मान लो टोटल n चार्जेस है तो Fn, सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन, और वो वेक्टर एडिशन इस पर टोटल फोर्स दे देगा। इसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अगर एक चार्ज पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगा रहे हैं
दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहा है, तो सारे फोर्सेस को आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है और उसको वेक्टर के हिसाब से ऐड कर देना है, तो आपको टोटल फोर्स उस चार्ज पे मिल जाएगा। समझ गए? अब अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा बताओ? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1/4πε0, सब में आएगा तो कॉमन ले लेते हैं। अब पहले वाले का फोर्स जो है वो Q1 Q0 के बीच में है, सो 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस R1 ले लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस R2 और ये R3। अच्छा, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो हम लिखते समय क्या करेंगे इसको, यहाँ पे R1 कैप, यहाँ पे इस डायरेक्शन में R2 कैप, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा R3 कैप। सो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो पहले फोर्स के लिए क्या होगा बताओ? Q0 और Q1 इनके बीच में फोर्स लग रहा है ना, सो दिस फोर्स F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q0, ये दो चार्जेस, अपॉन R1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमारा R1 कैप है, तो हम R1 कैप लिख देंगे, प्लस अब दूसरे फोर्स की बात करते हैं। तो दूसरे फोर्स के लिए 1/4πε0 पहले से ही कॉमन ले रखा है हम लोगों ने, तो दूसरा फोर्स क्या आएगा? Q2 और Q0 के बीच में, सो Q2 Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है? R2 का स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या दिया है? R2 कैप, तो R2 कैप लिख दो। और ऐसे ही आपका 3 के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ? Q3 Q0 अपॉन R3 का स्क्वायर और R3 कैप, प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। और फाइनली यहाँ पे मान लो nth कोई चार्ज है, तो Qn Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप, ये लिखने का तरीका है। समझे? और बाद में इसको तुम क्या कर सकते हो, इवन Q0 भी बाहर ले सकते हो, क्योंकि Q0 देखो सब में आ रहा है, तो Q0 अपॉन 4πε0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 कैप, प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप, प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 कैप, डॉट 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 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप आ जाएगा। इसको बुक में समेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। अब समेशन के फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं, Q अपॉन 4πε0, ये तो लिख दो। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 4 ऐसे रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं समेशन, जहाँ पे 1 2 3 4 जो रिपीट हो रहा है उसको आप क्या करो? I लिख दो। तो मैं यहाँ पे QI लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे जो है डिवाइडेड बाय क्या है, समेशन बड़ा हो जाएगा, RI का स्क्वायर, और यहाँ पे RI कैप लिख देता हूँ बस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I इज इक्वल टू 1 to n। तो उस पूरे पार्ट को हमने समेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब इस समेशन का मतलब आई होप आप लोग को पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे I लिखा हुआ है ना, जहाँ पे I लिखा हुआ है उसका स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ I है वहाँ पे आप क्या करो? 1 डाल दो, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू I का 1 नीचे लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 क्या। समेशन का मतलब होता है प्लस, तो जैसे आपने 1 डाला उसके बाद प्लस लिख दो, फिर उसके बाद अगला इंटीजर यूज़ करो। 1 के बाद अगला इंटीजर क्या होता है? 2 होता है, तो फिर आप हर जगह पे 2 आ जाएगा, I जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको वहाँ पे 2 आ जाएगा। ये रूल है, समेशन का मतलब ही यही होता है। और R2 क्या, फिर उसके बाद R3, और उसके बाद फिर I की जगह पे 3 आ जाएगा, फिर I की जगह पे 4 आ जाएगा। ऐसा चलता रहेगा, और ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक लास्ट वैल्यू जो ऊपर में लिखा है वो ना आ जाए। अच्छा, ऊपर में क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है, तो लास्ट वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? Qn, I की जगह पे n आ जाएगा, और ये आपका वैल्यू आ गया। तो देखो इसका मतलब ये होता है, तो इसी के जगह पे हम लोग क्या कर दिया, ऐसा समेशन का टर्म लिख दिया, ताकि आपका जो लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, और ये आपका टोटल नेट फोर्स आ जाएगा Q0 चार्ज पे। समझे? खैर, अगर इसमें चीज़ें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो ये आप बोर्ड्स के लिए चलो ठीक है, कभी अगर पूछ दिया क्वेश्चन एक्सप्लेन सुपरपोजिशन तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर मान लो एंट्रेंस की बात है तो एंट्रेंस में आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा, एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, किसी चार्ज पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबका अपना अपना फोर्स निकालो और उसके बाद वेक्टर के हिसाब से उन सबको ऐड कर दो। क्लियर है ये चीज़ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है,
तो ये थोड़ा हटा देते हैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जस्ट सेकेंड बच्चे लोग देखो, जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल बेसिकली ऐसा मैंने बना के रखा हुआ है और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल पे इसके जो भी वर्टेक्सेस है वहाँ पे हमने 3 चार्जेस डाल रखे हैं। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे चार्ज Q है और तीनों चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम है। लेट्स से कि 2 कूलम का चार्जर रखा हुआ है और सारे पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो साइड है उसका वैल्यू 1 है। तो ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर का। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि किसी एक चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ये आप बताओ मुझे। तो अब मुझे पहले ये बताओ कि इस चार्ज पर टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के देता हूँ, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। किसी एक चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखो, तो हम इस चार्ज को मान लो पकड़ लेते हैं। अब इस चार्ज पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो चेक कर लो। एक तो ये फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स जो उसको नीचे धकेलेगा, तो एक फोर्स भैया ऐसे लग रहा है, इसको F1 मान लेते हैं। दूसरा फोर्स ये वाला लगाएगा, वो भी रिपल्सिव, बाहर की ओर लगाएगा, ऐसे रिपल करेगा, ये दूसरा आपका F2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल आप लोगों को पता है कितना बनेगा। से क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब आपके पास 2 फोर्सेस है जो इस पे लग रहा है, आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों फोर्सेस को आपको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना होगा। तो यहाँ आपके पास 2 वेक्टर है, उसके बीच में एंगल है। इन 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ये हम लोग को पता है। पहले एक काम कर लेते हैं, F1 और F2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो Q का वैल्यू 2 कूलम है यहाँ पे। चलो देखो, F1 और F2 दोनों का वैल्यू सेम आएगा अगर आप देखो तो, क्योंकि F1 जो है वो इन दोनों के बीच का फोर्स है, दोनों का चार्ज का वैल्यू Q है और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 है। यहाँ पे भी F2 के लिए दोनों के चार्ज का वैल्यू Q है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है। तो अगर आप एक कैलकुलेट करते हो तो आपको दूसरा वैसे भी अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए F1 की बात करते हैं। F1 का वैल्यू क्या आएगा बताओ। फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 Q1 मतलब ये, Q2 मतलब ये, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q² अपॉन 1 का स्क्वायर, क्योंकि R का वैल्यू इनके बीच का 1 है। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q का वैल्यू यहाँ पे 2 देखे रखा हुआ है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 × 4 36 हो जाएगा। सो 36 × 10⁹ ये आपका F1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। और हम लोग को पता है F2 का वैल्यू भी सेम आएगा। सो F2 इज ऑल्सो इक्वल टू 36 × 10⁹, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F लिख देते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है ना। अब इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा बताओ। आप लोगों को पता है रिजल्टेंट जो होता है 2 फोर्सेस का हम कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ यूज करके। पैरेललोग्राम लॉ कैसे यूज किया जाता है, अब ये दोनों फोर्सेस हैं तो इसके पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दो और एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। ये डायगोनल जो है वो आपका रिजल्टेंट फोर्स F हो जाएगा, FR ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। इस FR का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है बताओ। इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो 2 फोर्सेस हैं या 2 वेक्टर है A और B, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो B का पैरेलल A के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है, √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, जहां पे थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो, समझे, ये फॉर्मूला है। अब देखो F1 और F2 के बीच का एंगल हमको पता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा और F1 F2 दोनों का वैल्यू भी पता है हमको, ठीक है। वो वैल्यू क्या है आपका 36 × 10⁹। तो चलो एक काम करते हैं, इसको रहने दो यार, F1 F2 दोनों इक्वली है ना, बाद में देख लेंगे।
रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, इस फॉर्मूले के हिसाब से जाए, अगर ए बी रिजल्टेंट ये है तो यहाँ पे F1 F2 दो वेक्टर्स है और रिजल्टेंट F आ रहा है टोटल फोर्स, सो दैट विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो क्योंकि F1 F2 दोनों सेम है तो मैं F2 की जगह पे F1 लिख दे रहा हूँ, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 है ना, तो अगेन F2 की जगह पे F1 लिख दे रहा हूँ, तो फिर से F1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे है आपका कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर इंटू 1/2। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3F1 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू, इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड, F1 स्क्वायर है ना √3F1 हो जाएगा, सो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू √3F1, F1 स्क्वायर में से स्क्वायर पार्ट हट जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1.732 इंटू जो कि √3 का वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 36 इंटू 10⁹, या फिर फिलहाल ऐसे रहने दो, F1 का वैल्यू क्या है बताओ 36 इंटू 10⁹, so that will be equal to 36√3 into 10⁹ न्यूटन। सो ये टोटल फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, इस पर्टिकुलर चार्ज पे, इन दोनों की वजह से। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एग्जांपल था। आप √3 का वैल्यू यहाँ पे 1.732 मल्टीप्लाई कर दो और कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन का काम तो आप कर सकते हो, समझ गए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगेन एक अरेंजमेंट है जहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है आपका, जिसका साइड 1 है और यहाँ पे तीनों कॉर्नर्स पे एक एक चार्ज रखा हुआ है, Q Q और Q। Q का वैल्यू 2 कूलम है, एक 4 कूलम का चार्ज इसके सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। आई होप सेंट्रॉइड आपको पता है क्या होता है, जो तुम्हारे मीडियंस होते हैं उसका इंटरसेक्शन। तो जो मीडियंस का इंटरसेक्शन है उस पर एक चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, इट इज -4 कूलम, ये नेगेटिव चार्ज है -4 कूलम, जो कि इसके सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। और पूछा ये गया है कि आपको इस Q चार्ज पर टोटल नेट कितना फोर्स लगेगा। अब इस बार इस चार्ज पर टोटल 3 फोर्सेस लगेंगे, ये वाला और ये वाला, तीनों चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कि टोटल फोर्स कितना है। अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग से भी काम करते हैं, तो थोड़ा सोचो यहाँ पे कि देखो ये डिस्टेंस सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड क्या करता है, आपके इस लाइन को, जो तुम्हारा मीडियन है, इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर ये 2 है तो ये आपका 1 हो जाएगा, राइट। 2:1 के रेशियो में इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर देता है। मतलब अगर पूरा लेंथ आपका यहाँ पे 3 मीटर है तो ये 1 मीटर हो जाएगा और ये 2 मीटर हो जाएगा रेशियो में। जैसे कि अगर 6 है तो फिर 6 में से आपका डबल कर दिया आपने, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये जितना भी होगा उसका डबल ऊपर होगा, ये ध्यान में रखना आप, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ये भी रेशियो 2:1 में डिवाइड किया गया है और ये भी 2:1 में डिवाइड किया गया। मीडियन तीनों जो होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मीडियन, जो तीनों मीडियन का लेंथ होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब ये कि ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इस Q और इस Q के बीच में ये डिस्टेंस, और इस Q और इस Q के बीच में ये डिस्टेंस, और ये इस Q और इस Q के बीच में ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस सेम है। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम होगा। तो मतलब इस Q चार्ज से ये तीनों के तीनों चार्जेस जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं। दूसरी बात ये कि इन तीनों चार्जेस का वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब ये कि ये तीनों चार्जेस सेम फोर्स इस पर एग्जर्ट करेंगे लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, तीनों फोर्सेस यहाँ पे देख लेते हैं, और तीनों फोर्सेस जो भी होंगे F1, F2 और F3, इन तीनों फोर्सेस जो ये तीनों चार्जेस लगा रहे हैं, तीनों को हम F नाम दे देते हैं क्योंकि तीनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है, राइट। चलिए अब डायरेक्शंस देख लेते हैं। ये वाला फोर्स इसको क्या करेगा बताओ, अपनी ओर खींचेगा इस बार, क्योंकि इस बार ये नेगेटिव है तो ये फोर्स यहाँ लगाएगा, ठीक है, और इसको हम F1 नाम दे देते हैं। ये फोर्स यहाँ लगाएगा,
और इसको हम F2 नाम दे देते हैं, और ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और इसको हम F3 नाम दे देते हैं। तो अब इस चार्ज पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं 3 अलग डायरेक्शन में। मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, ये आपका नेगेटिव क्यू चार्ज। एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, दैट इज F3। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दैट इज F1, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दैट इज F2। 3 फोर्सेस लग रहे हैं इसको। अब हम एंगल देखते हैं। देखो ये तीनों एंगल भी सिमेट्रिकली सेम होगा, तो ये एंगल और ये एंगल तीनों सेम होंगे। और हमको पता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो तीनों एंगल सेम होंगे, और टोटल एंगल बीच में हमको पता है 360 डिग्री होता है। टोटल एंगल अगर आप पूरा देखोगे तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 एंगल बन रहा है, तो 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब हर फोर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये रहा आपका 120 डिग्री, ये रहा 120 डिग्री, और ये रहा 120 डिग्री। और क्योंकि चार्जेस सेम है तो तीनों चार्जेस इस पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो F1 का वैल्यू भी हम F ले लेते हैं, F3 का वैल्यू भी F ले लेते हैं, और F2 का वैल्यू भी हम F ले लेते हैं। समझे? इस बार हम लोग को इन तीनों फोर्सेस को ऐड करना है, और तब आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा इस पर कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है। समझे? तो अब कैसे लेंगे बताओ, इसको कैसे करेंगे? तो एक काम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, 2 फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट मिलेगा उन दोनों फोर्सेस का, उसको हम तीसरे फोर्स में ऐड कर देंगे। सिंपल, ठीक है? तो एक काम करो, इसका 2 तरीका है, और देखते हैं आपको जो तरीका सही लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। एक फोर्स ऊपर की ओर है, F3 लेके रखा हुआ है, एक फोर्स यहाँ पे है, दैट इज F2, और मैं दोनों तरीका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको जो सही लगे आप एक बार देख लेना। F1 है, तीनों का वैल्यू अलग है, तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, F1 और F2 को ऐड कर दे रहा हूँ। F1 और F2 को ऐड करने के बाद देखते हैं कि उसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये टोटल एंगल कितना है, 120 डिग्री। मैं और F1 और F2 दोनों को ऐड कर रहा हूँ, दोनों का वैल्यू सेम है। सो F1 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का वैल्यू क्या है, F है। लेट्स से कि F है, हम F बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F कैलकुलेट करना आसान है, चलो कैलकुलेट कर ही लो। इसके और इसके बीच में फोर्स क्या होगा, अगर मैं ये डिस्टेंस x मान लेता हूं, ये फिलहाल अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये x हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर फिलहाल x मान लो, तो ये क्या होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इनके बीच का फोर्स हो गया। सेम फोर्स ये भी होगा, सेम फोर्स ये भी होगा। समझे? तो चलो F तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिलहाल यहाँ पे F1 और F2 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा वो चेक करते हैं। तो ये एंगल टोटल हो गया 180 डिग्री, तो F1 और F2 के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है? अब इसका रिजल्टेंट देखो कैसे निकालेंगे। F1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और F2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। समझे? F1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, और F2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये रिजल्टेंट आपका यहां आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल लेंथ होंगे, और ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये चारों साइड इक्वल हो जाएगा, और ये एक्चुअली में एक स्क्वायर है। समझे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? F1 और F2 जो है वो दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब F1 के पैरेलल ये बनाया और F2 के पैरेलल ये बनाया, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये एक स्क्वायर बन गया। और अगर स्क्वायर बन गया है तो इसका डायगोनल बीचों बीच आएगा, क्योंकि एक स्क्वायर का डायगोनल जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। ये टोटल एंगल 120 डिग्री था। समझे? तो ये कितने पे आ जाएगा बताओ, 60 डिग्री पे आ जाएगा इसका रिजल्टेंट फोर्स। नाउ दिस इज रिजल्टेंट Fr, जो कि F2 और F1 का रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कितना आएगा, Fr इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। याद रखना थीटा 120 डिग्री है पूरा, ये पूरा एंगल लिया जाएगा 120 डिग्री का। F1 और F2 दोनों का वैल्यू F है, तो दैट विल बी F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर, F1 F2 दोनों F है, cos 120 डिग्री। अब आपने अगर पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है,
पर cos 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है -1/2। ये फिलहाल अभी याद रख लो। आप ट्रिग्नोमेट्री में ये 120 डिग्री 150 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आप पढ़ोगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ cos 120 डिग्री -1/2 होता है। तो इसका मतलब ये अगर आप देखोगे तो f² मतलब 2f² हो जाएगा, 2f²। अब ये -1/2 है तो -1/2 है, इसका मतलब +2f² -1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 2f² माइनस f²। 2f² माइनस f² कितना हो जाएगा, f² हो जाएगा। सो ये रिजल्टेंट फोर्स Fr इज इक्वल टू √of f² एंड दैट इज इक्वल टू f। रिजल्टेंट फोर्स आपका F आ गया, समझे। तो इसका मतलब ये F1 का वैल्यू F था, F2 का वैल्यू F था, F3 का वैल्यू F है। अब F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आ रहा है इसका वैल्यू भी F है, आ गया ना, समझे। और ये कहाँ लग रहा है बताओ, एग्जैक्टली 60 डिग्री पे लग रहा है, क्योंकि आपका ये स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, आधे में बांट देता है। तो 60 डिग्री पे लग रहा है, और 60 डिग्री पे लग रहा है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली जो लाइन है वो F3 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ऊपर F3 आपका लग रहा था वैसे एग्जैक्टली नीचे की ओर लग रहा है, समझे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये लाइन एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि देखो अगर सपोज करो ये लाइन में ड्रॉ करूं तो ये टोटल 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री आपका 180 डिग्री हो रहा है। और एंगल 180 डिग्री कब होता है, एक लाइन पे होता है। इसका मतलब ये पूरी एक ही लाइन पे आ रहा है, ये जो रिजल्टेंट है और ये F3 है वो आपका एक ही लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब ये कि आपका F3 फोर्स और F1 F2 का जो एडिशन है Fr, ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट है। और अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल फोर्स जो आपका आएगा वो 0 आएगा, समझे। एक बार वापस ध्यान से समझ लो, इस पर हमको नेट फोर्स निकालने के लिए बोला गया था, इस चीज को समझना जरूरी है। हमको इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए कहा गया था, राइट। इस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 और F3, और तीनों का वैल्यू क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि चार्जेस सेम है और उनका डिस्टेंस भी सेम है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने F3 यहाँ पे है, F2 यहाँ पे और F1 यहाँ पे। तो हमारा एम ये था कि पहले हम क्या करेंगे, F1 और F2 इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे और उसको फिर F3 में ऐड कर देंगे। तो जब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जो कि एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे आया, तो ये उतना ही आया जितना F3 और F1 और F2 का वैल्यू है। तो ये रिजल्टेंट जिसका वैल्यू F है उसको जब आप F3 में ऐड कर दोगे तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि ये फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। इन द सेंस F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है, ये F1 F2 F3 है ना, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो नीचे आ रहा था और ये वैल्यू और F3 का वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका नेट फोर्स फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप ध्यान में भी रख सकते हो कि अगर आपके पास सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड पे तीनों चार्जेस अगर इक्वल है, तीनों चार्जेस अगर इक्वल हो और सेम साइन के हो, तो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ कोई भी चार्ज है उस पर फोर्स 0 आ जाएगा। बात आई समझ में, क्लियर है।